Hello everyone. Now I'm back with another lecture of computer operating system. In the previous lecture, we already discussed about what is operating system and types of operating system and what is the main responsibilities and functions of operating system. और जब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन, शेड्यूलिंग एंड मैनी अदर टास्क. But the main important task is process management. Here in this lecture we are discuss about the process management and why we need to manage processes. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हमारा प्रोसेस होता क्या है. ठीक है, अब देखो हमारा प्रोसेस क्या होता है. जब भी हम कोई एप्लीकेशन रन करते हैं उस एप्लीकेशन के पीछे कोडिंग होती है और वो जो कोडिंग होती है उसकी एक फाइल या फिर जो उसके फाइल्स होती हैं उन फाइल्स के अंदर क्या होता है प्रोग्राम्स. मतलब जैसे सपोज करिए चलो आपने फेसबुक चला रखी है, उसमें आपके ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं लाइक फ्रेंड रिक्वेस्ट, अपलोड फोटोज एंड व्यू स्टोरीज. तो उसके लिए हर एक ऑप्शन के लिए एक सेपरेट प्रोग्राम रिटर्न है. ठीक है, तो जब आप फाइल अपलोड कर रहे होते हो तो एक सेपरेट प्रोग्राम चल रहा होता है और जब भी आपका प्रोग्राम चल रहा होता है वो एग्जीक्यूशन के फेज में होता है तो उसे क्या बोल देते हैं हम प्रोसेस. मतलब जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के फेज में होगा तो उसे क्या बोलेंगे प्रोसेस. और अब जब हमारा प्रोसेस है उसको कोई भी टास्क कंप्लीट करना है तो उसे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, जैसे कि सपोज करिए चलो मुझे फेसबुक पे फाइल्स अपलोड करनी है. अब मुझे फाइल अपलोड करनी है तो मेरी फाइल कहाँ पर स्टोर है, सेकेंडरी स्टोरेज पे. ठीक है, तो मुझे किस रिसोर्स की जरूरत होगी, मेमोरी की. ठीक है, अब देखो होगा क्या कि जब भी मैं कोई प्रोसेस परफॉर्म कर रहा हूं तो उसको अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो मेमोरी हो या फिर हो सकता है कोई डिवाइस हो. ठीक है, सपोज करिए चलो जैसे मैंने एक मेरे को पेपर प्रिंट करना है, मेरे को कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना है प्रिंटर से, तो मैं कमांड दूंगा तो उस टाइम पे मेरे को किसकी रिक्वायरमेंट होगी, प्रिंटर की. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हमारा प्रोसेस क्या है, जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की फेज में होगा तो वो प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस को अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज या डिवाइसेस. मतलब जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर उसे मेमोरी चाहिए तो उसके लिए रिसोर्स क्या होगा, मेमोरी. प्रिंटर चाहिए तो उसके लिए रिसोर्स क्या होगा, प्रिंटर. तो कहने का मतलब क्या है, वो सारे डिवाइसेस या वो सारे हार्डवेयर्स या वो सारी मतलब चीजें जिनकी रिक्वायरमेंट होती है इसको प्रोसेस को अपना काम कंप्लीट करने के लिए, उन्हें क्या बोल देते हैं, रिसोर्सेज. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई वी नीड टू मैनेज प्रोसेस. अब ये तो बहुत जरूरी क्वेश्चन है क्योंकि हमारा टॉपिक ही है प्रोसेस मैनेजमेंट. तो हमें प्रोसेस को मैनेज करने की नीड क्यों हुई या रिक्वायरमेंट क्यों हुई. तो देखो सपोज करें चलो हमारा एक ऑफिस है, उसमें 4 बंदे बैठे हुए हैं और चारों के पास अपना इंडिविजुअल कंप्यूटर है, बट वहां पे प्रिंटर क्या है आपके पास, एक. अब उन चारों बंदों ने अपने कंप्यूटर से सेम टाइम पे क्या करा, प्रिंट कमांड दे दी. ठीक है, तो अब होगा क्या, मान के चलो जो पहला बंदा है उसने 10 पेज की प्रिंट कमांड दी, सेकंड वाले ने भी 10, थर्ड वाले ने भी 10, फोर्थ वाले ने भी 10 पेजों की प्रिंटिंग कमांड दे दी. अब होगा क्या, मान लो जो मेरा पहला वाला बंदा है उसका एक पेज प्रिंट हो गया, इतने में दूसरे वाले का प्रोसेस वो एग्जीक्यूट हो गया, उसका एक पेज प्रिंट हो गया. फिर तीसरे वाले के प्रोसेस का एक पेज प्रिंट हो गया. फिर फोर्थ वाले के प्रोसेस आया, उसने एक पेज प्रिंट कर दिया. तो उसमें क्या होगा, उसमें हमें एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा. क्यों, क्योंकि उसमें क्या होगा, सबके जो प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट थी वो क्या होगी, मिक्सअप हो जाएगी. फिर उसे हमें अलग करना पड़ेगा, मतलब जो हम रिजल्ट चाहते हैं आउटपुट उसमें में नहीं आएगा. ठीक है, तो अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं वन बाय वन हमारे जो प्रोसेस हैं वो एग्जीक्यूट हो ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो उसी वे में आए जिस वे में हम चाहते हैं. मतलब एक बंदा अगर प्रिंट कमांड दे रहा है तो पहले उसका प्रिंट हो जाए ताकि उसे अपना रिजल्ट उसी वे में मिल जाए जिस वे में वो चाहता है, फिर दूसरे बंदे का, फिर तीसरे. तो इस सब के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, प्रोसेस को मैनेज करने की, कि पहले फर्स्ट वाला प्रोसेस आए, वो जैसे ही कंप्लीट करे तो दूसरा वाला आ जाए, वो जैसे ही कंप्लीट करे तो तीसरा वाला आ जाए. या फिर सपोज ये चलो मैंने कोई प्रोसेस दिया और मैं चाहता हूँ कि अभी वो वेट करे, अभी वो रन ना हो, तो मैं उसे वेटिंग में डाल दूँ, तो जब तक वो वेटिंग है मैं मेरा दूसरा प्रोसेस आ जाए. तो ये प्रोसेस के बीच में जो क्या होता है, एक तरीके से कम्युनिकेशन की, कब कौन सा आए उसके बाद कौन सा आए, तो ये सब किस के अंदर आता है, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर. ठीक है, तो देखो
अब इन्हीं प्रोसेस के जब हम बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जब हम प्रोसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। सबसे पहला होता है शेड्यूलिंग। अब शेड्यूलिंग क्या है कि कौन से प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस आएगा, मतलब शेड्यूल बना। शेड्यूल समझते हैं ना, जैसे हम अपनी स्टडीज कर रहे हैं तो हम शेड्यूल बना लेते हैं कि पहले हम जीके पढ़ेंगे, देन हम कंप्यूटर पढ़ेंगे, उसके बाद हम मैथ्स, मतलब एक सीक्वेंस। तो ऐसी एक सीक्वेंस होता है कि इसके बाद ये वाला प्रोसेस आएगा, इसके बाद ये वाला प्रोसेस आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग। सेकेंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है सिंक्रोनाइजेशन। अभी सिंक्रोनाइजेशन क्या है, सिंक्रोनाइजेशन हमें ये गारंटी देता है कि हमारे जो दो प्रोसेस हैं वो एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगे। मतलब अगर एक प्रोसेस चल रहा है तो पहले वही अपना टास्क कंप्लीट करेगा, दूसरा नहीं उसको इंटरप्ट करेगा बीच में, ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो हमारे प्रोसेस होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए भी क्या प्रोवाइड कराता है, एक मैकेनिज्म, कि जैसे ही मेरा पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाए तो वो या तो कोई मैसेज भेज दे कि भाई नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहता है वो आ जाए, या कोई एक्नॉलेजमेंट, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन के थ्रू जब हमारे प्रोसेस क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, तो वो कम्युनिकेशन मैकेनिज्म कौन प्रोवाइड कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ प्रोसेसेस। तो जो भी हमारे प्रोसेस क्रिएट होंगे, डिलीट होंगे, उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। सपोज करिए, चलो देखो, जब भी हम कोई प्रोसेस क्रिएट करते हैं या कोई नया प्रोसेस बनाते हैं तो हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। तो उनको सेकेंडरी से प्राइमरी में लेके जब हम आते हैं तो उस स्टेज को हम बोलते हैं न्यू प्रोसेस क्रिएशन। तो वो किसकी हेल्प से होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। तो क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ प्रोसेस ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एट्रीब्यूट ऑफ प्रोसेस। मतलब जब भी हम किसी प्रोसेस को रन करते हैं तो उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी क्या होगा, हम हर किसी एक प्रोसेस को एक यूनिक आईडी दे देंगे ताकि जब भी हमारे प्रोसेस आए तो हम उस यूनिक आईडी से उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें। दूसरा क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर। ये प्रोग्राम काउंटर जो है ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑन विच प्रोसेस वाज सस्पेंडेड। मतलब ये हमारे उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करके रखता है जहां पर हमारा प्रोग्राम सस्पेंड होता है। और ये क्यों जरूरी है, देखो मान लो मेरा कोई प्रोग्राम रन हो रहा है और वो फोर्थ लाइन में आके सस्पेंड हो गया, तो अब जब वो दोबारा आएगा तो ऐसा नहीं वो फर्स्ट लाइन से ही एग्जीक्यूशन शुरू करेगा, नहीं, वो कहां से शुरू करेगा, फोर्थ लाइन से। क्यों, क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम काउंटर है उसमें कौन सा एड्रेस स्टोर था, फोर्थ लाइन का, जहां पे वो उसने सस्पेंड करा है। इससे क्या होता है, हमारा एक तो सीपीयू का रनिंग टाइम कम हो जाता है, ठीक है, और जो उसका यूटिलाइजेशन है वो बढ़ जाता है। अगला है प्रोसेस स्टेट। मतलब मेरा जो प्रोसेस है वो किस स्टेट में है, वो रन कर रहा है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है, या वो कंप्लीट हो गया है, या वो अभी रेडी है, या वो वेट कर रहा है। ये सब क्या होती है, प्रोसेस स्टेट्स होती हैं। फोर्थ क्या है, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होता है, देखो जैसे मान लो मेरा एचपीएससी का, पीजीडी का कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, ठीक है। अब उसे एचपीसी ले रहे हैं, एचपीएससी ले रहे हैं। अब वहां पर क्या है, वहां पे सपोज करके चलो आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट की वेटेज अदर सब्जेक्ट से ज्यादा है, ठीक है। तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी का रोल क्या है, यही है कि जो हमारा प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उसको हाई प्रायोरिटी दी जाए, जिसकी रिक्वायरमेंट कम है उसे लो प्रायोरिटी दी जाए। और जब भी अगर हमारी रेडी क्यू में 4 प्रोसेस पड़े हुए हैं सपोज करें चलो, और उसमें से हमें एग्जीक्यूट कराना है या रन कराना है, तो हम किसको रन कराएंगे, जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता होगा, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। तो प्रायोरिटी एक मेजर रोल प्ले करती है किसमें, प्रोसेस शेड्यूलिंग में, कि कौन सा प्रोसेस पहले आएगा या किस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है उसे पहले परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अगला है हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो जब भी हमारा प्रोग्राम या हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस टाइम पे जो कुछ भी डेटा होगा वो किस में स्टोर होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स में, ठीक है। अगला है एट्रीब्यूट्स में लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। ओपन फाइल्स आप ऐसे समझ सकते हो, जब हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, जैसे हम सी का प्रोग्राम रन करते हैं तो हैश इंक्लूड हेडर,
तो वो हेडर क्या होती है, वो फाइल होती है जिसे हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो वो फाइल क्या मेरी ओपन है। ओपन डिवाइसेस क्या होंगे, मेरी प्रिंट कमांड है, तो मुझे प्रिंटर से क्या चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए, तो वहां पे मेरा उस डिवाइस के लिए चैनल क्या होगा, ओपन होगा। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमारे कहाँ पर होते हैं, प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रोसेस आईडी, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रायोरिटी, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है आपका प्रोग्रेस, प्रोग्राम काउंटर, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोसेस की स्टेट्स, ये पूछा जाता है कि न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड, हमारा जो प्रोसेस है वो किस स्टेट में है। और एक आपका जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ठीक है। Now come to the next point. These attributes are used by OS to create PCB for each of the process. मतलब जो एट्रीब्यूट्स होते हैं इनका यूज ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए करता है, पीसीबी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये क्या होती है, ये होती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। मतलब जो हमारी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है इसके अंदर या इसकी फॉर्मेशन जो होती है वो किसकी हेल्प से होती है, एट्रीब्यूट्स। क्योंकि जो ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोसेस आईडी, प्रोग्राम काउंटर, ये सब किसके अंदर स्टोर होते हैं, पीसीबी ब्लॉक के अंदर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाएगी पीसीबी के अंदर क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स। ये आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे पीसीबी के अंदर क्या क्या स्टोर होते हैं, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, पॉइंटर, प्रायोरिटी, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस स्टेट्स। मतलब अभी हमारी प्रोसेस स्टेट्स क्या होती है, देखो इसमें जो सबसे पहली स्टेट आती है वो आती है न्यू, अ प्रोग्राम विच इज गोइंग टू बी पिक अप बाय द ओएस इनटू द मेन मेमोरी। मतलब पहले हमारे जो प्रोग्राम होते हैं कहाँ स्टोर होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में। जब उन्हें हम पिकअप करके मेन मेमोरी के अंदर लेके आते हैं, ठीक है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, न्यू प्रोसेस क्रिएटेड, ठीक है। रेडी स्टेट में क्या होता है, द प्रोसेस विच आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन एंड रिसाइड इन द मेन मेमोरी। मतलब जब हमारा प्रोसेस, मतलब हम प्रोसेस लेके आ गए, अब वो कहाँ पे आएगा, रेडी स्टेट में। तो जैसे हम प्रोसेस लेके आए तब वो क्या है, न्यू, मतलब जब हम उसे मेन मेमोरी में लेके आ गए, और उसके बाद जब मेन मेमोरी में वो बैठ के वेट कर रहा है अपनी एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो किस स्टेट में होता है, रेडी स्टेट में। नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज रनिंग स्टेट। मतलब जब हमारा प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उसे क्या बोलते हैं, रनिंग स्टेट। हमारी फोर्थ स्टेट है ब्लॉक एंड वेट स्टेट। अब ये क्या होता है, देखो नाम से समझ में आ रहा है, ब्लॉक या वेट। और ये ब्लॉक और वेट की कंडीशन कब आती है, सपोज करें चलो मेरा प्रोग्राम क्या कर रहा है, रन कर रहा है। अब उसे रन करते करते अब उसे जरूरत पड़ी इनपुट की, और वो इनपुट चाहता है यूजर से। तो जब उसे यूजर से इनपुट चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, देखो हो सकता है यूजर बिजी हो, या अभी एट द टाइम वो बिल्कुल एकदम से इनपुट देने की कंडीशन में ना हो। तो ये थोड़े ना कि हमारा सीपीयू अब इंतजार में बैठा रहेगा कि हाँ यूजर इनपुट दे, यूजर इनपुट दे, नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सीपीयू का यूटिलाइजेशन चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम उस प्रोसेस को जो इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट भेज रखी है उसे भेज देंगे वेट स्टेट में या ब्लॉक स्टेट में, और मेन मेमोरी हम क्या लेके आ जाएंगे, दूसरे प्रोसेस को, ठीक है, जिसे एग्जीक्यूट होना है। उससे क्या होगा, हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, और जो हमारा इनपुट आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट वाले प्रोसेसेस हैं उसे हम किस में भेज देंगे, ब्लॉक या वेट स्टेट, ब्लॉक या वेट स्टेट में, ठीक है। अब वहां पे वो बैठ के आराम से चाहे इनपुट आउटपुट मिले 1 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि उससे हमारी जो प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन है, जो हमारी प्रोसेसिंग है, वो इंटरप्ट नहीं हो रही, क्योंकि हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बाकी जिनको इनपुट आउटपुट चाहिए वो ब्लॉक स्टेट में चल रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ स्टेट क्या होती है, कंप्लीशन एंड टर्मिनेशन। जैसे मेरी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मेरा प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब कुछ एडिशनल स्टेट्स और हैं, जैसे सस्पेंड रेडी। अब सस्पेंड रेडी क्या होगा, इफ द मेन मेमोरी इज फुल। सपोज के चलो आपकी मेन मेमोरी क्या होगी, फुल हो गई है, और उसके अंदर सपोज के चलो 10 प्रोसेसेस पड़े हुए हैं। अब 11वां प्रोसेस आता है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, उन 10 प्रोसेस से ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस हाई प्रायोरिटी को मेन मेमोरी में लेके आएंगे। अब मेन मेमोरी तो फुल है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे लो प्रायोरिटी के प्रोसेस होंगे उन्हें कहाँ डाल देंगे, सस्पेंड रेडी स्टेट में। कहाँ डाल देंगे, सस्पेंड रेडी स्टेट में। और ये सस्पेंड रेडी स्टेट होता है, ये कहाँ पर होता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर,
कहां पर होता है? सेकेंडरी मेमोरी में। तो आइए इसको रीड करते हैं। इफ द मेन मेमोरी इज फुल एंड हायर प्रायोरिटी प्रोसेस कम्स फॉर द एग्जीक्यूशन, देन द OS हैव टू मेक द रूम फॉर द प्रोसेस इन द मेन मेमोरी बाय थ्रोइंग द लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस आउट इनटू द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। The suspend ready processes remain in the secondary memory until the main memory gets available. और जो हमारे क्या होंगे, सस्पेंडेड रेडी स्टेट्स में जो हमारे प्रोसेसेस होंगे वो सेकेंडरी मेमोरी में तब तक पड़े रहेंगे जब तक कि उन्हें मेन मेमोरी नहीं मिल जाती। अब जो 7th स्टेट होती है वो होती है सस्पेंडेड वेटिंग स्टेट। अभी सस्पेंडेड वेटिंग स्टेट क्या होती है? अब देखो, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू, मतलब जो हमारी रेडी क्यू है उसमें से प्रोसेस को रिमूव करने से अच्छा ये है कि जो हमारे ब्लॉक प्रोसेस है, ठीक है, जो हमारे क्या है ब्लॉक प्रोसेस है जो वेटिंग में है मेन मेमोरी के अंदर, उनमें से हम किसी प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट करा दें। उससे क्या होगा, मेरे पास मेन मेमोरी में क्या होगी, स्पेस बच जाएगा और हम क्या करेंगे, हाई प्रायोरिटी को रेडी क्यू में ले आएंगे। तो जब भी हम वेटिंग स्टेट से किसी प्रोसेस को रिमूव करके सेकेंडरी स्टोरेज में डालते हैं वेट करने के लिए, और वो भी किस लिए, क्योंकि हमें मेन मेमोरी को यूज करना है सफिशिएंटली, तब हम उस प्रोसेस को किस में डाल रहे हैं, सस्पेंडेड वेटिंग स्टेट में। मतलब जब मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में किसी प्रोसेस को डाल रहे हैं वेट करने के लिए, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड वेटिंग कंडीशन। ठीक है। अब ये किस तरीके से होता है, इसका डायग्राम देखो पहले मेरा क्या हुआ, न्यू मतलब प्रोसेस क्रिएट हुआ, उसके बाद वो रेडी स्टेट में गया, रेडी से शेड्यूल होकर या डिस्पैच होकर रन में गया। अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, अदरवाइज वो कहाँ आएगा, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए वेटिंग स्टेट में। अब जैसे उसे इनपुट आउटपुट मिल जाएगा वो कहाँ जाएगा, रेडी स्टेट में, और फिर रेडी से रन से कंप्लीशन। इन केस मेरा मेन मेमोरी फुल हो गई है और मैं दूसरे प्रोसेस को रेडी स्टेट में लाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से इस प्रोसेस को कहां भेज दूंगा, सेकेंडरी मेमोरी में, जहां कहां चला जाएगा, सस्पेंड वेट में। और या फिर एक कंडीशन ये है कि मेरी रेडी क्यू क्या है, फुल है। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, हाई प्रायोरिटी का मेरा प्रोसेस आना चाहता है, तो यहां से किसी लो प्रायोरिटी के प्रोसेस को मैं कहां भेज दूंगा, सस्पेंड रेडी में। ये भी कहां पर होती है, सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस की स्टेट्स थी। अब देखो हमारे प्रोसेस पे ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म होते हैं। देखो सबसे पहला तो क्या होगा, क्रिएशन, मतलब किसी भी प्रोसेस को क्रिएट करेंगे, ये उसके बाद क्या है, उसे एग्जीक्यूट करेंगे या फिर रन करेंगे, और लास्ट क्या होता है, जब हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसे डिलीट या टर्मिनेट कर देंगे। तो हमारे प्रोसेस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो कौन कौन से हैं, देखो ऑपरेशन ऑन प्रोसेस, अब इन्हें हम डिस्कस करते हैं। ये है हमारे क्रिएशन, मतलब प्रोसेस को हमने क्रिएट कर दिया, उसके बाद शेड्यूलिंग, मतलब कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए भेजना है, देन एग्जीक्यूशन, और जब हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद डिलीशन या टर्मिनेशन। ठीक है। ये थे हमारे ऑपरेशन जो हम किसी भी प्रोसेस के ऊपर परफॉर्म करते हैं। अब देखो हुआ क्या, जब मेरा प्रोसेस क्रिएट हो गया, न्यू होके क्रिएट होके रेडी स्टेट में आ गया, तो अब वहां से हम क्या करते हैं, शेड्यूल करेंगे कि मेरा कौन सा प्रोसेस शेड्यूल होगा। ठीक है। उसके बाद जब हमारा कोई प्रोसेस रनिंग से वेटिंग में आएगा, ठीक है, तब भी हम शेड्यूल करेंगे। और उसके बाद क्या है, जब हम उसे क्या करेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज से क्रिएट करके रेडी में लाएंगे, तब भी हम उसे क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे। ठीक है। मतलब देखो जब भी प्रोसेसिंग की बात होती है तो वहां पे हम 3 शेड्यूलर का यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है उसे जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं, और इसका मेन टास्क क्या होता है, नए प्रोसेस को क्रिएट करना, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी से किसी प्रोसेस को उठा के वो आपके रेडी क्यू के लिए तैयार कर रहे हैं, तो वो कौन शेड्यूलर काम करेगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। आइए इसको पढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज ऑल्सो नॉन एज जॉब शेड्यूलर। इट चूजेस द प्रोसेस फ्रॉम द पूल, पूल कहां पर होता है, सेकेंडरी मेमोरी में, एंड कीप्स देम इन द रेडी क्यू मेंटेन्ड इन द प्राइमरी मेमोरी, और उसको कहां पर लेके आएगा, रेडी क्यू में। ठीक है। तो सेकेंडरी से प्राइमरी में लेके आने का काम किसका होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। उसके बाद मेरा प्रोसेस क्या है, रेडी क्यू में आ गया। अब उसको रन कराने के लिए, मतलब
कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है, रन कराना है। मेन शेड्यूलिंग तो वहीं पर होती है। वो शेड्यूलिंग कौन करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, या फिर इसे हम डिस्पैचर भी बोल देते हैं। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है? चलिए वो एक बार रीड करते हैं। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज सीपीयू शेड्यूलर। सीपीयू शेड्यूलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा एग्जीक्यूशन के लिए जो शेड्यूलर प्रोसेस को लेके जाता है वो कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और प्रोसेसिंग कहाँ होती है? सीपीयू के अंदर। इट सेलेक्ट वन ऑफ द जॉब फ्रॉम द रेडी क्यू, वो रेडी क्यू से एक जॉब को सेलेक्ट करेगा एंड डिस्पैच टू द सीपीयू फॉर द एग्जीक्यूशन, और उसे एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू को दे देगा। तो किसी प्रोसेस को रेडी स्टेट से एग्जीक्यूशन स्टेट में लाने के लिए जो हमारा शेड्यूलर रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। मिड टर्म शेड्यूलर का क्या काम होता है? जब भी हमें किसी प्रोसेस को वेटिंग, सस्पेंडेड या ब्लॉक स्टेट में डालना है तो हम कौन से शेड्यूलर का यूज करते हैं? मिड टर्म शेड्यूलर का। तो हमारे इस पूरे प्रोसेस एग्जीक्यूशन के दौरान 3 शेड्यूलर काम करते हैं। पहला लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है? प्रोसेस को क्रिएट करना या सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आना। शॉर्ट टर्म का क्या होगा? जब वो रेडी क्यू में आ जाएगा उसको एग्जीक्यूट कराना है, तो वहां पे डिसीजन की कौन सा एग्जीक्यूट होगा वो कौन डिसाइड करेगा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। मिड टर्म शेड्यूलर का काम क्या होगा? जब भी हमें किसी प्रोसेस को बीच में रोकना है, मतलब वेट कराना है, ब्लॉक कराना है, सस्पेंड कराना है, तो वो काम कौन करेगा? मिड टर्म शेड्यूलर। तो ये थे हमारे 3 शेड्यूलर जो हमारे प्रोसेसिंग के दौरान काम करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस क्यू। देखो जब भी हम इस पूरे प्रोसेसिंग के दौरान देखते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? रेडी। अब रेडी के अंदर ऐसा तो नहीं एक ही प्रोसेस होगा, वहां पे काफी सारे प्रोसेस होंगे, तो उन प्रोसेस की क्या होगी? क्यू, मतलब लाइन होगी। ठीक है, तो उसके बाद जब हम वेटिंग में जाएंगे वहां पे भी क्या होगा? वहां पे भी हमारे काफी सारे प्रोसेस हो सकते हैं जो वेट कर रहे हो, तो वहां पे भी क्या होगी? वेटिंग क्यू। लेकिन अगर मैं कंप्लीशन या टर्मिनेशन की बात करूं वहां क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां प्रोसेस आए कंप्लीट, देन स्टॉप। रेडी या फिर न्यू की बात करूं, न्यू में क्या होगा? क्रिएट होते हुए कहाँ जाएगा? रेडी में। तो रेडी में आके स्टोर होंगे, या फिर वेटिंग में स्टोर होंगे, या फिर हमारी एक होती है जॉब क्यू, जहां पे हमारे काफी सारे के सारे प्रोग्राम क्या है? स्टोर है। ठीक है, तो अब प्रोसेस क्यू में आइए हम आगे पढ़ते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस वेरियस टाइप्स ऑफ क्यूज फॉर ईच ऑफ द प्रोसेस स्टेट्स। मतलब हमारी जो ये क्यू है ये क्या करती हैं? जो हमारी प्रोसेस की स्टेट्स हैं उनको मैनेज करती हैं। द पीसीबी रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑल्सो स्टोर्ड इन द क्यू ऑफ द सेम स्टेट। और हमारी जो प्रोसेस की पीसीबी होती है इसके अंदर हमारे क्या प्रोसेस के एट्रीब्यूट स्टोर होते हैं, वो भी क्या होंगे? वो पीसीबी वहीं पर स्टोर्ड होगी जिस स्टेट में हमारा प्रोसेस अभी फिलहाल है, चाहे वो रेडी में हो, रनिंग में हो, वेटिंग में हो। ठीक है, जिस भी स्टेट में होगा वहीं पर हमारे क्या होगा? पीसीबी स्टोर हो जाएगी। इफ द प्रोसेस इज मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, अगर हमारा प्रोसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर जाता है, सपोज करें चलो रनिंग से वेटिंग में आ जाता है, तो हमारा पीसीबी क्या होगा? वो भी कहाँ होगा? रनिंग से वेटिंग में आ जाएगा। अब कितने टाइप की क्यू होती हैं? 3 टाइप की होंगी, जॉब क्यू, रेडी क्यू, वेटिंग क्यू। अब जॉब क्यू क्या होगा? इट इज मेंटेन इन द सेकेंडरी मेमोरी। मैंने बोला कि हमारे जो सारे प्रोग्राम्स वो कहाँ स्टोर है? सेकेंडरी मेमोरी में। तो हम कोई भी जॉब है वो सेकेंडरी मेमोरी से ही तो उठा के लेके आते हैं, तो हमारी जॉब्स कहाँ पर स्टोर है? सेकेंडरी में। ठीक है, तो उस सेकेंडरी से उठा के कौन लेके आ रहा है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो हमारी जॉब क्यू कहाँ पर होती है? हमारी जॉब क्यू होती है आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। रेडी क्यू क्या होता है? जब हमारा प्रोसेस हमारे सेकेंडरी स्टोरेज से आगे कहां पर आते हैं? रेडी क्यू में। तो वहां पर हमारे काफी सारे प्रोसेस होते हैं, तो वहां पर लिस्ट मेंटेन होती है, तो वहां पर रेडी क्यू या फिर वेटिंग क्यू, क्योंकि एग्जीक्यूशन के टाइम पे तो एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, वहां पे तो कोई क्यू की जरूरत ही नहीं है। तो या तो जॉब क्यू, रेडी क्यू और वेटिंग क्यू, ये हमारी 3 टाइप की क्यूज होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब देखो, now come to the next point which is very important for the next lecture, जब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के बारे में। ठीक है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? ये हमारी टेक्निक्स होती हैं कि हमारे जो प्रोसेस है वो किस तरीके से शेड्यूल होने चाहिए। तो जब वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ टर्म्स आएंगी, उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वहां पे टर्म्स क्या आएगी? पहली आएगी अराइवल टाइम। अब अराइवल टाइम क्या होता है? अराइवल टाइम वो टाइम होता है जब हमारा प्रोसेस एंटर कर रहा है एग्जीक्यूशन के लिए। बस टाइम क्या होगा? बस टाइम वो टाइम होता है, एक वो प्रॉपर टाइम
जितना टाइम उस प्रोसेस ने सीपीयू को यूटिलाइज करा है। ठीक है, सपोज करें चलो मेरा प्रोसेस आया 1 बजे, लेकिन उसे सीपीयू मिला 3 बजे, और 1 घंटे का प्रोसेस था तो 3 से 4 तक वो चला, तो 1 बजे से 4 बजे तक घंटे कितने हो गए? 3। लेकिन उसने सीपीयू को यूटिलाइज कितने टाइम तक करना था? 1 घंटे तक। तो जो बस टाइम होगा क्या होगा? 1 घंटा, और अराइवल टाइम क्या होगा? 1 बजे, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। अब कंप्लीशन टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम हमारा क्या होगा? कंप्लीशन टाइम होता है हमारा, जो हमारा अराइवल टाइम है 1 बजे, और जो हमारा बस टाइम है वो। ठीक है, तो हमारा कंप्लीशन टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम हमारा होगा 1 बजे से और 4 बजे तक का। ठीक है, तो कंप्लीशन टाइम क्या है? द टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन, जब उसने अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर लिया। अब यहाँ पे कितना था? 4 बजे, तो कंप्लीशन टाइम क्या था? 4 बजे। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड क्या टाइम क्या होता है? जो हमारा पूरा टाइम लगा, जैसे मैंने बोला 1 बजे से 4 बजे तक 3 घंटे लगे थे, तो वो 3 घंटे कैसे निकाले? जो हमारा कंप्लीशन टाइम था क्या था? 4 बजे, और अराइवल टाइम क्या था? 1 बजे। तो 4 में से 1 को माइनस कर दिया, मतलब कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर दिया, तो हमारे क्या आ गया? टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? ड्यूरेशन फ्रॉम अराइवल टू कंप्लीशन, मतलब आने से लेकर कंप्लीट होने तक का जो ड्यूरेशन। दूसरे क्या है? वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम क्या होगा? जैसे मैंने बोला मेरा प्रोसेस कितने बजे आया? 1 बजे, लेकिन उसे सीपीयू कितने बजे मिला? 3 बजे, और कंप्लीट कितना हुआ? 4 बजे, मतलब 3 घंटे लिए। अब उसका जो बस टाइम था वो कितना था? 1 घंटा, लेकिन उसने टाइम बना ली 3 घंटे। तो अब इसमें क्या करेंगे? जो मेरा टर्न अराउंड टाइम था वो कितना आया? 3 घंटे, उसमें से बस टाइम कितना था? 1 घंटे, मतलब 1 घंटे के लिए सीपीयू चाहिए था। तो टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम को माइनस कर दो, मतलब 3 में से 1 को माइनस कर दो, तो क्या आ गया? 2। तो उसने वेट कितना करा? 2 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा रिस्पॉन्स टाइम। द टाइम एट विच प्रोसेस गेट सीपीयू फॉर द फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। मतलब रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा कि सीपीयू ने उसे कब रिस्पॉन्स दिया, तो जैसे ही मेरे प्रोसेस को फर्स्ट टाइम सीपीयू मिलेगा, वो पॉइंट ऑफ टाइम में से मैं क्या करूंगा? अराइवल टाइम को माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जैसे ही मेरा प्रोसेस रेडी स्टेट में आया वो क्या हो गया? अराइवल टाइम। फिर रन होने तक के बीच का जो टाइम था क्या था? वेटिंग टाइम। और जैसे ही वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया और कंप्लीट होने तक का जो टाइम था वो क्या था? बर्स्ट टाइम। ठीक है, अब मुझे क्या है? मुझे टर्न अराउंड टाइम निकालना है। टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? ये पूरा टाइम। तो इस पूरे टाइम को निकालने के लिए क्या करूंगा? 4 बजे कंप्लीट हुआ, 1 बजे आया, तो वो क्या होगा तुम्हारा? 4 - 1, मतलब कंप्लीट टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो कितना हो गया? 3 आवर्स। अगर मैं बात करूं मुझे बर्स्ट टाइम निकालना है, ठीक है, तो बस टाइम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? या तो ये मेरा पूरा टाइम है, टर्न अराउंड टाइम में से वेटिंग टाइम माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरा क्या होगा? बस टाइम निकल जाएगा। और अगर मुझे वेटिंग टाइम चाहिए तो मैं क्या करूंगा? टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम को माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? वेटिंग टाइम। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ ये लेक्चर हम यहीं पे ओवर करते हैं। अब जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। वहां पर ये टर्म्स बहुत यूज होंगी। अराइवल टाइम, जब वो पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ ड्यूरेशन नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो जब हमारा कोई प्रोसेस रेडी क्यू में आता है, बर्स्ट टाइम कि जितने टाइम तक वो एग्जीक्यूट हुआ है, जितने टाइम तक उसने सीपीयू को यूज करा है। कंप्लीशन टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ड्यूरेशन नहीं होगा। पॉइंट ऑफ टाइम जब हमारा प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? वो पूरा टाइम जब हमारा आया और जब हमारा कंप्लीट हुआ। और देखो उसके बीच में हो सकता है उसने कुछ टाइम वेट भी करा हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसको सीपीयू तुरंत मिल गया होगा, क्योंकि हो सकता है हाई प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा हो, उसका नंबर ना आया तो वहां पे हो सकता है उसे वेट भी करना पड़े। तो वेटिंग टाइम और जो हमारा जितने टाइम वो एग्जीक्यूट हुआ है वो पूरा टाइम हमारा क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम क्या होगा कि उसे अपनी टर्न आने तक के लिए जो टाइम लगेगा, एग्जीक्यूशन तक आने के लिए उसे जो टाइम लगेगा, मतलब रेडी से रनिंग में आने तक जो उसे टाइम लगेगा उसे क्या बोलेंगे? वेटिंग टाइम। कितने टाइप की क्यू होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। जॉब क्यू, अब क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेते हैं जॉब क्यू कहाँ पर स्टोर होती है, तो सेकेंडरी मेमोरी में। रेडी क्यू और वेटिंग क्यू।
ठीक है। प्रोसेस शेड्यूलर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म। सेकेंडरी से रेडी या मेन मेमोरी में लाने का काम लॉन्ग टर्म का, फिर रनिंग से रेडी से रनिंग में लेके आने का काम शॉर्ट टर्म का, और वेटिंग या ब्लॉक में लेके जाने का मिड टर्म का। ऑपरेशंस: क्रिएशन, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूशन और डिलीशन। स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स हैं, मिनिमम 5 होती हैं: न्यू, रेडी, रनिंग, ब्लॉक एंड कंप्लीशन। और सस्पेंडेड, रेडी एंड सस्पेंडेड, वेटिंग, ये एडिशनल स्टेट्स हैं। पीसीबी के अंदर क्या स्टोर्स होते हैं? एट्रीब्यूट प्रोसेस के, और वो एट्रीब्यूट्स कौन से? प्रोसेस आईडी, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रायोरिटी, जनरल पर्पस रजिस्टर, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? दूसरा, जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं? व्हाट इज प्रोसेस एंड व्हाई वी नीड टू मैनेज प्रोसेस। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड लेक्चर था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड फर्दर वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। आपकी हर एक लाइक, आपका हर एक शेयर मुझे मोटिवेशन देगा फर्दर वीडियोस के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।